बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ी ज़बरदस्त करैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये मांगेगा कि आप मुझे यूरेनियम दे दें, मैं यूरेनियम लेकर जाऊँगा, मैं यूरेनियम नहीं छोड़ूंगा। और बाद में अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है कि ईरान एटमी तजर्बा नहीं करेगा एटम बम का और यूरेनियम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ये मेरी बहुत बड़ी फतह है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पूछेगा भी थे आपने यूरेनियम लेकर आनी थी अमेरिका में, तो वो कहेगा जी क्या फ़ायदा, वो ख़त्म ही हो गई और अब वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ट्रंप के अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट तब्दील करके अपने आप को फातेह करार दे देता है। और ट्रंप की पार्टी भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को मान भी जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये बात की है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की वो ये की है कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। अब ये क्या कोई डेडलाइन है? नहीं। ट्रंप ने कहा कि 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदाजों के मुताबिक ईरान अंदरूनी तौर पर फटना शुरू हो जाएगा। वजह जो है वो माली मामलात हैं। तेल की सप्लाई रुकने का बहुत बुरा अंजाम होगा ईरान का, और ईरान अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके पास 3 दिन बाकी हैं, ये अमरीकी अंदाज़ा और अमरीकी तखमीना है। वैसे अभी तक ईरानी अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा ढीठ साबित हुए हैं और मुश्किल साबित हुए हैं। ये अभी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली क़यादत की जगह पे एक बेहतर क़यादत आ गई है। हालांकि सारी लड़ाई जो है वो नई क़यादत ने लड़ी है, पिछली क़यादत तो पहले हमले में ही शहीद हो गई थी। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की क़यादत बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रहा हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसी इंटरव्यू के अंदर कहा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया है, मगर अब भी वहाँ पे ख़तरात मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, हम इनको रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। रीजन में अमेरिका हथियार इकट्ठे कर रहा है, बड़े पैमाने पर उसकी मूवमेंट जारी है। ऐसी ही मूवमेंट अमेरिका फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने में कर रहा था। तो उन चंद हफ्तों में अमेरिका ने जितनी मूवमेंट की हमने आपको रिपोर्ट किया और मैं आपको बताता जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका हथियार पहुंचा रहा है, चीज़ें लेकर जा रहा है, ये सिर्फ बातचीत के लिए या दबाव के लिए नहीं होगा, ये लड़ाई हो जाएगी। और फिर लड़ाई हो गई, अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। अब भी जिस तरह अमेरिका बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रहा है, इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं और इतनी बड़ी जो मिलिट्री मूवमेंट है उसके बाद लड़ाई ना हो, इसके इम्कान कम है। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा पाकिस्तान की तरफ। द इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून लिखा है पाकिस्तान के हवाले से, और ये लिखा कि मुल्क का आइन अब भी रस्मी तौर पर जमहूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आइन है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क, लेकिन ये रस्मी तौर पे ही है, अमली तौर पे नहीं है। मगर मूंछों वाले आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी हाइब्रिड निज़ाम को फ़ौजी कंट्रोल की तरफ झुका दिया है। यानी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर दिया है सारे के सारे आइन पे, पूरे के पूरे निज़ाम पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और पाकिस्तान में अब हाइब्रिड नहीं है बल्कि वो फ़ौजी ताकत है, यहाँ पे फ़ौजी कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। यानी एक तरह का पाकिस्तान में सिंपल आप कहें तो मार्शल लॉ है। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि आइनी तरामीम कर करके अदलिया को फतह कर लिया गया है। अब जजेस की हालत यह है कि जब दिल करता है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये फैसला भी अब कर लिया गया है। यानी अब नई खबर ये आई है कि जो जजेस पसंद नहीं है, इस्लामाबाद पे पूरा कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहाँ पे कोई भी ऐसा जज उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मामलात होते हैं हुकूमत से रिलेटेड होते हैं। तो हुकूमत से जुड़े हुए मामलात में कोई ऐसा जज नहीं चाहिए जो इंसाफ फराहम करे। लिहाजा इस्लामाबाद से 5 जजों को निकाल कर मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र करने का ये फैसला कर लिया गया है। अदलिया का शरादा बखेरा जा रहा है और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकला, बार्स सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कोई ये रास्ता रोकने के लिए जरूरत नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ी ज़बरदस्त करैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये मांगेगा कि आप मुझे यूरेनियम दे दें, मैं यूरेनियम लेकर जाऊंगा, मैं यूरेनियम नहीं छोड़ूंगा। और बाद में अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है कि ईरान एटमी तजर्बा नहीं करेगा एटम बम का और यूरेनियम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ये मेरी बहुत बड़ी फतह है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप को पूछेगा भी थे आपने यूरेनियम लेकर आनी थी अमेरिका में, तो वो कहेगा जी क्या फ़ायदा, वो ख़त्म ही हो गई और अब वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ट्रंप के अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट तब्दील करके अपने आप को फातेह करार दे देता है। और ट्रंप की पार्टी भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को मान भी जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये बात की है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की
वो ये की है कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। अब ये क्या कोई डेडलाइन है? नहीं। ट्रंप ने कहा कि 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदाजों के मुताबिक ईरान अंदरूनी तौर पर फटना शुरू हो जाएगा। वजह जो है वो माली मामलात है। तेल की सप्लाई रुकने का बहुत बुरा अंजाम होगा ईरान का, और ईरान अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके पास 3 दिन बाकी हैं, ये अमरीकी अंदाज़ा और अमरीकी तखमीना है। वैसे अभी तक ईरानी अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा ढीठ साबित हुए हैं और मुश्किल साबित हुए हैं। ये अभी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली क़यादत की जगह पे एक बेहतर क़यादत आ गई है। हालांकि सारी लड़ाई जो है वो नई क़यादत ने लड़ी है, पिछली क़यादत तो पहले हमले में ही शहीद हो गई थी। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की क़यादत बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रहा हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसी इंटरव्यू के अंदर कहा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया है, मगर अब भी वहाँ पे ख़तरात मौजूद हैं। तो नादरीन, ये इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, हम इनको रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। रीजन में अमेरिका हथियार इकट्ठे कर रहा है, बड़े पैमाने पर उसकी मूवमेंट जारी है। ऐसी ही मूवमेंट अमेरिका फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने में कर रहा था। तो उन चंद हफ्तों में अमेरिका ने जितनी मूवमेंट की हमने आपको रिपोर्ट की, और मैं आपको बताता जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका हथियार पहुंचा रहा है, चीज़ें लेकर जा रहा है, ये सिर्फ बातचीत के लिए या दबाव के लिए नहीं होगा, ये लड़ाई हो जाएगी। और फिर लड़ाई हो गई, अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। अब भी जिस तरह अमेरिका बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रहा है, इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, और इतनी बड़ी जो मिलिट्री मूवमेंट है उसके बाद लड़ाई ना हो, इसके इम्कान कम है। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा पाकिस्तान की तरफ। द इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून लिखा है पाकिस्तान के हवाले से, और ये लिखा कि मुल्क का आइन अब भी रस्मी तौर पर जमहूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आइन है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क, लेकिन ये रस्मी तौर पे ही है, अमली तौर पे नहीं है। मगर मूंछों वाले आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी हाइब्रिड निज़ाम को फौजी कंट्रोल की तरफ झुका दिया है। यानी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर दिया है सारे के सारे आइन पे, पूरे के पूरे निज़ाम पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और पाकिस्तान में अब हाइब्रिड नहीं है, बल्कि वो फौजी ताकत है, यहाँ पे फौजी कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। यानी एक तरह का पाकिस्तान में सिंपल आप कहें तो मार्शल लॉ है। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि आइनी तरामीम कर करके अदलिया को फतह कर लिया गया है। अब जजेस की हालत यह है कि जब दिल करता है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये फैसला भी अब कर लिया गया है। यानी अब नई खबर ये आई है कि जो जजेस पसंद नहीं है, इस्लामाबाद पे पूरा कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहाँ पे कोई भी ऐसा जज उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मामलात होते हैं हुकूमत से रिलेटेड होते हैं। तो हुकूमत से जुड़े हुए मामलात में कोई ऐसा जज नहीं चाहिए जो इंसाफ फराहम करे। लिहाजा इस्लामाबाद से 5 जजों को निकाल कर मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र करने का ये फैसला कर लिया गया है। अदलिया का शरादा बखेरा जा रहा है, और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकला, बार्स सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं, और कोई ये रास्ता रोकने के लिए जरूरत नहीं कर रहा। बाहर अगले वीडियो में बात करेंगे नाज़रीन, बाकी चीज़ों में अब तक देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।